हेलो एवरीवन। हम लोग जो है बात कर रहे हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट का। इसमें वीडियो में हम लोग जो है इस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो है 2023 का रहेगा। ठीक है। और आपको तो पता ही है कि ये हमारा जो है पेपर कौन सा है। BU 7 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। और ये जो है हमारा पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा था, इसलिए हमने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये हमारा किस में है? ये आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। ठीक है। उसी में आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह मिल जाएगा, वो तो आप जानते ही हैं। पार्ट 2 को अलग कर दिया गया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। ठीक है। और पार्ट 2 इसलिए भी किया गया क्योंकि पार्ट 2 आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन रिपीट करने का चांस ज़्यादा है। पार्ट 2 से क्वेश्चन रिपीट करने का चांस क्या है? ज़्यादा है। ऐसा नहीं करेगा पार्ट 1 से नहीं करेगा, पार्ट 1 से भी कर सकता है, लेकिन पार्ट 2 से रिपीट करने का चांस ज़्यादा है। समझ गए? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आपका पूछा गया, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। और आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी जरूर पढ़िएगा। ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। व्हाट आर द लॉज रिलेटिंग टू पेटेंट? पेटेंट से रिलेटेड लॉ क्या है? पेटेंट एक्ट 1970 क्या है? ये सब आपको बताना है। ठीक। तो पेटेंट होता क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है। पेटेंट होता क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं, पेटेंट होता क्या है। मान के चलो देखो, पेटेंट समझने से पहले आप तुमको बताते हैं कि एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी। आईपी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है। जैसे मान के चलो तुम जो है पैसा कमाए तो जमीन खरीदे, ठीक है, गाड़ी खरीदे, तो ये सब तुम्हारा एक तरह का क्या प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ चीज जो तुम नया खोज किए, ठीक है, तुम्हारा कुछ नया क्या है, इन्वेंशन है, या फिर कुछ नया चीज तुम लिखे, कोई कविता लिखे, कहानी लिखे, कुछ भी कुछ अच्छा किए, ठीक है, तो वो चीज तुम्हारा किसके अंदर आ जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। मतलब दिमाग से सोच के कुछ ऐसा चीज तैयार किए जो सिर्फ तुम ही कर सकते थे। ठीक है। जो सिर्फ तुम्हारे ही दिमाग का उपज है। ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे ही दिमाग का कोई ऐसा उपज जिसको तुम कीमती मानते हो, जिसको तुम बेचना नहीं चाहते हो। ठीक है। तो उस पे तुम क्या कर सकते हो? अपना पेटेंट करवा दो। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो गया? मतलब तुम्हारे दिमाग का एक ऐसा उपज जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए कामगार है, बाकी के लिए कामगार नहीं हो सकता, सॉरी, बाकी जो है उस पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कई सारा चीज आता है, उसी में से एक चीज आपका आता है पेटेंट। ठीक है। उसी में से आप क्या आता है? पेटेंट आता है। पेटेंट हम लोग क्या करते हैं? जब भी कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, जब भी हम लोग जो है कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, मतलब कोई नया चीज खोजते हैं ना, ठीक है, तो उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है किससे? पेटेंट कराने से। भैया ये चीज जो है फलाने आदमी ने किया है, अब जो है इसका मालिकाना हक एक समय तक के लिए किसके हाथ में रहेगा? जिसने इसका खोज किया उसके पास रहेगा। आप चाहे तो अपना राइट बेच भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तुम कुछ भी नया खोज करोगे, तुम चाहते हो ना कि हम खोज किए हैं तो इसका पूरा अधिकार मेरे पास हो। कोई अगर इस्तेमाल करे तो हमसे पूछ के इस्तेमाल करे, तो उसके लिए तुमको क्या करवाना पड़ेगा? पेटेंट करवाना पड़ता है। ठीक ना। चलिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप समझ गए कि आपका दिमाग का ऊपर से बना हुआ कोई ऐसा चीज जिसपे आप चाहते हैं कि मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ मेरा हो। जैसे तुम कोई अच्छा किताब लिख दिए, ठीक है, तुम कोई अच्छा प्रोडक्ट बना दिए। समझ में आ रही है? तो इस पे हम लोग एक एक करके गौर से देखते हैं। जितना आप देखिएगा समझिएगा उतना अच्छा समझ में आएगा। तो पेटेंट एक्ट जो है 1970 में आया था। ठीक है। गवर्न्स द ग्रांटिंग, प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पेटेंट्स इन इंडिया। ये जो है इंडिया के अंदर पेटेंट्स को जो है राइट देता है। बात समझ में आ रही है? उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको लागू करने का अधिकार देता है, ये सब देता है। तो पेटेंट गिव्स द इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज, मैन्युफैक्चर एंड सेल देयर इन्वेंशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा, एक बात, सबसे खास बात आप याद रखिएगा, पेटेंट जब आप कराइएगा तो ये आपका 20 साल के लिए जनरली वैलिड होता है। ठीक है। 20 साल तक आपने जो भी इन्वेंशन किया है, आपने जो भी इन्वेंशन किया है उस पर मालिकाना हक आपका है। अगर उस चीज को कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो आपसे परमिशन लेके करेगा। बदले में आपको वो कुछ पैसा वैसा भी दे सकता है। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, या कंपनी में शेयर दे दे, कुछ भी दे देता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना दिन के लिए वैलिड रहता है ये याद रखिएगा, 20 साल। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है सर। की प्रोविजंस ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970। 1970 में जो पेटेंट एक्ट आया था उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिया गया था उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारा बात जो है किस पे किया गया है? हमारा बात किया गया पेटेंटेबल इन्वेंशन की। हम लोग जो है इसमें क्या क्या चीज डाल सकते हैं।
पेटेंटेबल इन्वेंशन में हम लोग क्या क्या चीज डाल सकते हैं, जैसे कि आप कोई नॉवेल लिखते हैं, उपन्यास, नॉन ओबिवियस, ठीक है, एक मिनट, सॉरी सॉरी हम उल्टा बोल दिए थे। पेटेंटेबल इन्वेंशन में हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलिए कुछ ऐसा चीज बनाते हैं जो कि सबके लिए लाभदायक हो, ठीक है, और कुछ अच्छा चीज बनाते हैं। आप उसको जो है इसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई नया प्रोसेस तैयार करते हैं, या फिर कुछ नया कंपोजिशन से कोई नया सामान बनाते हैं। जैसे मान के चलो तुम हाल फिलहाल सुना होगा कि टंकी के अंदर जब पानी भर जाता है, ठीक है, टंकी के अंदर पानी भर जाता है तो एक अलार्म बजता है, उसके बाद आपको मोटर बंद कर देना पड़ता है। तो जिसने भी ये वाटर अलार्म बनाया है टंकी के अंदर लगाने के लिए, वो क्या किया, एक अच्छा चीज बनाया है जिससे कि सबका फायदा हो रहा है, और वो समाज के लिए अच्छा चीज है, तो वो एक क्या नॉवल, नॉन ऑबिवियस और यूजफुल प्रोडक्ट बनाया है। अब वो चाहेगा कि हमने इस चीज का निर्माण किया है, तो इस चीज का अधिकार, मौलिक अधिकार जो है मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो इसमें अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ नया प्रोसेस तैयार करते हैं, ठीक, या फिर कुछ नया कंपोजिशन से कोई चीज तैयार करते हैं, तो वो सब चीज आप क्या करा सकते हैं, पेटेंट करा सकते हैं अपनी खोज को। दूसरा क्या कहता है, इसमें अब एक और चीज आ गई, ये तो हो गया पेटेंटेबल इन्वेंशन, ठीक है, पेटेंटेबल इन्वेंशन मतलब क्या क्या आप पेटेंट करा सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन होता है कि क्या क्या पेटेंट नहीं करा सकते, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन। मैथमेटिकल मेथड्स, बिजनेस मॉडल, नेचुरल डिस्कवरीज, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब चीज आप पेटेंट नहीं करा सकते। मान के चलो तुम कोई नया बिजनेस मॉडल तैयार किया, तो वो पेटेंट नहीं होगा। कोई मैथ से कोई नया चीज सॉल्व कर रहा है, कुछ नया मैथ का मेथड ला दिया, तो वो आपका पेटेंट नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल डिस्कवरी हुआ है, वो भी पेटेंट नहीं होगा। ट्रेडिशनल नॉलेज, कोई मान के चलो कि पुराने जमाने से कोई चल रहा है, प्रथा चल रहा है, या फिर कुछ नुस्खा वगैरह चल रहा है, तुम कहोगे कि नहीं भैया ये फॉर्मूला हमने तैयार किया था, तो वो सब चीज आपका पेटेंट नहीं होगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पेटेंट, पेटेंट कितना तरह का होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो पेटेंट में हमारा तीन का तरह का मेनली टाइप होता है। एक होता है ऑर्डिनरी पेटेंट फॉर न्यू इन्वेंशन, नया इन्वेंशन के लिए हमारा ऑर्डिनरी पेटेंट होता है। पेटेंट ऑफ एडिशन, मान के चलो पहले से कुछ खोज हो चुका है, उसमें तुम कुछ नया इंप्रूवमेंट ला रहे हो, कुछ बदलाव ला रहे हो, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन तोड़ मरोड़ कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, पेटेंट ऑफ एडिशन हो जाएगा। और तीसरा कैटेगरी होता है कन्वेंशन पेटेंट। कन्वेंशन पेटेंट क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल देश विदेश में भी उस चीज को वैल्यू दिया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कन्वेंशन पेटेंट। तो पेटेंट मेनली तीन तरह का, ऑर्डिनरी पेटेंट, पेटेंट ऑफ एडिशन और कन्वेंशन पेटेंट। चलिए आगे हमारा क्या है, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आप कुछ नया चीज खोज किए हैं, कुछ नया आविष्कार किए हैं, तो उसको आप पेटेंट कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहला क्या है, फिलिंग एन एप्लीकेशन विद ए डिटेल डिस्क्रिप्शन। आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा जिसमें कि आपका प्रोडक्ट जो भी है, जो भी काम आप किए अनोखा, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन एंड पब्लिकेशन, ठीक है, उसको एग्जामिन किया जाएगा, फिर पब्लिश किया जाएगा। ग्रांट ऑफ पेटेंट इफ ऑल कंडीशंस आर मेट, अगर सारा चीज मिल रहा है उसमें, तो आपको जो है पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। राइट्स ऑफ ए पेटेंट होल्डर, पेटेंट होल्डर का क्या क्या राइट है, ठीक। राइट्स ऑफ ए पेटेंट होल्डर, पेटेंट होल्डर का जो है क्या क्या राइट है। सबसे पहला एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक यूज एंड सेल द इन्वेंशन, आपने जो भी आविष्कार किया है उसको, उसमें तोड़ मरोड़ करना, या फिर उसका इस्तेमाल करना, या फिर उसको बेचना, ये सब का अधिकार जो है आपके पास है। राइट टू लाइसेंस और ट्रांसफर द पेटेंट, आपको जो है पेटेंट को लाइसेंस करने का या ट्रांसफर करने का भी अधिकार दिया गया है। बात समझ में आ रही है। कंपलसरी लाइसेंसिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है, इन सर्टेन केसेस, खास अवस्था में हमारा क्या हो सकता है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी वगैरह हो गया, या फिर गवर्नमेंट कैन अलाउ थर्ड पार्टीज टू यूज द पेटेंट विदाउट द ऑनर्स कंसेंट। मान के चलिए देश में कोई भी तरह का मतलब इमरजेंसी वगैरह हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा परिस्थिति हो जाता है जिसमें कि आपसे बिना पूछे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उस चीज को इस्तेमाल कर सकता है। मान के चलो देश में जो है महामारी फैल गया, एपिडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया, ठीक है, और तुमने जो है किसी दवाई पे, किसी मेडिसिन पे पेटेंट करवा रखा है, ठीक है, कि भाई ये दवाई इस्तेमाल करोगे तो मेरे परमिशन से ही करोगे। अब देश में महामारी फैल गया है और वही दवाई इस्तेमाल होना है, तो सरकार फिर तुमसे पूछेगी नहीं, वो डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेगी। बात समझ में आ रही है। ये आपका हो गया कंपलसरी लाइसेंसिंग। ठीक, लास्ट में हमारा क्या आता है, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, कि जब आप किसी और का पेटेंट या कॉपीराइट को वायलेट करते हैं, मतलब उनका आइडिया चुरा लेते हैं। बात समझ में आ रही है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होगा, आप किसी का कॉपीराइट या पेटेंट का जो भी आइडिया है उसको आप वायलेट करते हैं, मतलब उसका नियम कानून जो है भैया ऐसे इस्तेमाल करना है, वैसे करना है, उसका डुप्लीकेट सामान जो आप बनाते हैं।
वही समझिए आप। तो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ए पेटेंटेड इन्वेंशन, मान के चलो कुछ नया चीज बना है, जैसे अभी तुमको बोले ना कि टंकी के अंदर जो है पानी भरा हुआ है, वो वाटर अलार्म हम लगा दिए हैं। ठीक है, अब तुम कह रहे हो नहीं भैया ये हमने बनाया है, ये हमारा कंपनी का बनाया हुआ है, तुम एक कंपनी खोल के बैठ गए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर क्या हो सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है। दिस एक्ट इनकरेजेस इनोवेशन while ensuring fair use and access to patented technology। क्या कह रहा है कि पेटेंट से हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है कि भाई तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है, और अच्छा करो, सबको फायदा होगा, लोग और जागरूक भी होंगे, इसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी का जो है जो भी चाहे उसको प्रयोग कर सकता है। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द कंपनसेशन एक्ट एंड एनबीसी 2017। कंपनसेशन एक्ट क्या और एनबीसी 2017 क्या। कंपनसेशन एक्ट इन इंडिया, कंपनसेशन मतलब क्या होता है, द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंपनसेशन टू वर्कर इन केस ऑफ इंजरी डिसेबिलिटी। मान के चलो तुम कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, काम करते समय तुम्हारे साथ कोई घटना घट गया, इंजरी हो गया, या फिर तुम डिसेबिलिटी हो गया, ऊपर से गिर गया, पैर टूट गया, ठीक है, काम करते समय मशीन में चला गया तो हाथ कट गया, या फिर तुम्हारा जो काम करने के दरमियान मौत हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में तुमको जो है फाइनेंशियल कंपनसेशन मतलब आर्थिक भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, मुआवजा दिया जाएगा एक तरीके से। ठीक है, कंपनसेशन मतलब क्या होता है, मुआवजा होता है, तो आपको जो है कुछ पैसा जो है मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। ठीक। अब इसमें क्या क्या आता है, द कंपनसेशन डिपेंड्स ऑन, कंपनसेशन जो है किस पे निर्भर करता है, तो सबसे पहला आपका हो जाएगा क्या, नेचर ऑफ इंजरी, टेम्पोररी और परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब तुमको तुम्हारे साथ जो भी घटना घटा है, ठीक है, तुम्हारा जो भी एक्सीडेंट हुआ उसमें किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है। अगर मान के चलो किसी का हाथ कट गया, तब तो वो अभी परमानेंट चला गया ना, अब वो हाथ दोबारा आ नहीं सकता है। लेकिन किसी का हाथ टूट गया, ठीक है, तो वो तुमको सबसे पहले देखा जाएगा कि तुम्हारा ये दुर्घटना जो हुआ है, तुम्हारे साथ इंजरी जो हुआ वो किस प्रकार का है, तो तुमको उसके अनुसार सहायता राशि दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, वेज ऑफ द वर्कर, इसमें जो है वेज ऑफ द वर्कर देखा जाता है कि मजदूर को कितना मजदूरी मिल रहा है। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है, कि एम्प्लॉयर जो भी आदमी जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो, वो आपको काम करने का सेफ कंडीशन वगैरह दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो सब चीज देखा जाता है। तो हमारा जो कंपनसेशन एक्ट है इंडिया में, ये हमको क्या देता है, सोशल सिक्योरिटी देता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है वर्कर और उसके फैमिली को, कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए, ठीक है, तो आपको एक भरपाई के रूप में मुआवजा मिल सके, एक उचित भरपाई मिल सके, एक उचित मुआवजा मिल सके। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगला हमारा क्या, एनबीसी 2017। एनबीसी मतलब हो गया नेशनल बिल्डिंग कोड, और ये आया था 2017 में। ये क्या कहता है, और ये जो हमारा एनबीसी आया था नेशनल बिल्डिंग कोड, ये हमको एक गाइडलाइंस देता है। ठीक है, गाइडलाइंस किसके लिए देता है, फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर आप घर बना रहे हैं तो घर जो भी बनेगा वो सेफ होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब अभी भी इस्तेमाल हो और भविष्य को भी देखते हुए आप उसका निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्या देखते हैं, स्ट्रक्चरल सेफ्टी देखते हैं, बिल्डिंग हमारा जो भी होगा उसमें अर्थक्वेक और फायर रेसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब आग बहुत तेजी से उसमें ना फैले, भूकंप रोधी बिल्डिंग होना चाहिए, भूकंप आए तो बिल्डिंग में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चरल सेफ्टी हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें। ठीक है, दूसरा हमको क्या दिया गया, वर्कर सेफ्टी दिया गया। वर्कर सेफ्टी करने का मतलब जो भी लोग काम करेगा, ठीक है, उसका हेल्थ, हाइजीन, सुरक्षा, ये सब चीज जो कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा जाएगा। आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर लोग जो काम करता है उसको हेलमेट लगवाया जाता है, एक प्रॉपर जूता पहनाया जाता है, ठीक है, फर्स्ट एड किट अवेलेबल होता है। बात समझ में आ रही है, कहीं पे धूल उड़ रहा है तो उसको मास्क वगैरह दिया जाता है, तो ये सब चीज का ख्याल रखा जाता है किसमें, नेशनल बिल्डिंग कोड 2017 के तहत। तीसरा जो है हमारा कंपेंसेशन एंड वेलफेयर। कंपेंसेशन एंड वेलफेयर करने का मतलब जो है, कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर घायल हो जाता है या फिर उसका जान चला जाता है कंस्ट्रक्शन के दरमियान, तो फिर उसको जो है कंपेंसेशन मतलब मुआवजा दिलवाने का भी काम करता है। ये कौन, नेशनल बिल्डिंग कोड 2017। चौथा हमारा क्या, ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। ये हमारा कहता है कि आप ऐसा बिल्डिंग बनाइए जो कि हमारा क्या हो, इको फ्रेंडली मटेरियल से बना हो। ठीक है, इको फ्रेंडली मटेरियल से बना हो तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए कहता है। ठीक, यानी कि ऊपर ऊपर बात किया जाए तो एनबीसी 2017 क्या करता है, इंश्योर्स दैट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉलो सेफ्टी नॉर्म। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो भी काम करेगा उसमें आपका सेफ्टी होना चाहिए, एक्सीडेंट कम होना चाहिए, और कंपेंसेशन देना है किसको, अगर किसी का जान चला जाए, किसी के साथ कोई गलत हो जाए, कुछ दुर्घटना घट जाए, तो उसको कंपेंसेशन देना है। मेनली यही कहता है एनबीसी 2017। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप देख लीजिए, इंटरव्यू वगैरह में भी इससे सवाल पूछता है।
अगला सवाल हमारा क्या है, राइट ब्रीफ अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपको जो है दो तीन पॉइंट दिया हुआ है, दो तीन चीज दिया हुआ है, उसको डिफाइन करना है, उसके बारे में डीपली लिखना है। सबसे पहला चीज आपको ट्रेडमार्क के बारे में बताना है। ट्रेडमार्क होता क्या है, इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, आप देखे होंगे नाइक, नाइक का जो है इस तरह का लोगो देखे होंगे। एप्पल में आप देखे होंगे कि आधा कटा हुआ एप्पल रहता है। ठीक है, अभी फिगर हमसे बन नहीं रहा है सही से। ठीक, तो आप देखिएगा नाइक में आप देखे होंगे इस तरह से टिक लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग सूस लोगो कहते हैं। एप्पल में आधा कटा हुआ कलर रहता है। तो ये सब हमारा क्या एक तरह का ट्रेडमार्क है। बात समझ में आ रही है? ये सब क्या हमारा एक तरह का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क क्या होता है कि यूनिक सिंबल होता है, या फिर वर्ड होता है, या फ्रेज होता है, या फिर लोगो होता है। ट्रेडमार्क में क्या क्या है कि यूनिक सिंबल, वर्ड, फ्रेज या लोगो। ठीक है, यूज्ड बाय ए बिजनेस और इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अदर्स। मतलब आप चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, या हमारा जो भी सामान है, उसका एक समाज से या भीड़ से अलग कोई नाम हो, कुछ अलग दिखे। ठीक है, तो उसके लिए आप जो भी सिंबल इस्तेमाल करते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं, या फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, लोगो इस्तेमाल करते हैं, वो सब आपका किस में आ जाएगा, ट्रेडमार्क में आ जाएगा। ट्रेडमार्क का एग्जांपल क्या हो जाएगा, नाइस का स्विस वाला लोगो, स्विस। ठीक है, एप्पल का आधा खाया हुआ एप्पल, ये सब हमारा क्या है, ट्रेडमार्क है। अगला हमारा क्या, कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट हमारा क्या होता है, तो कॉपीराइट एक तरह का लीगल राइटेड डॉक्यूमेंट ग्रांटेड है टू क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क सच एज बुक्स, म्यूजिक, फिल्म, सॉफ्टवेयर एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन। मान के चलो कि तुम जो है कोई किताब लिखते हो, नॉवेल लिख दिए, उपन्यास, तुम कोई गाना बना दिए, तुम कोई मूवी बना दिए, तुम कोई सॉफ्टवेयर का कोड लिख दिए, तुम चाहो तो उस पर कॉपीराइट लगा सकते हो, भैया ये हमारा है। अगर कोई इसको इस्तेमाल करेगा तो वो हमसे पूछ के इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि कोई आपका सामान कॉपी नहीं करेगा। आप गाना बनाए तो भाई उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए ना। आप मूवी बनाए तो मूवी का क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मूवी तुम बनाए, तुम्हारे नाम पे कोई, सॉरी, अपने नाम बोल के वो मूवी कोई और बेच देगा, गाना कोई और बेच देगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए तुम वहां क्या कर सकते हो, कॉपीराइट लगा सकते हो। कॉपीराइट प्रोटेक्शन टाइपिकली लास्ट फॉर द क्रिएटर्स लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स इन इंडिया। क्या कह रहा है कि क्रिएटर के लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स के लिए हमारा जो है ये लास्ट करता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन। बात समझ में आ रही है? चलिए, तीसरा हमारा है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट हमारा क्या होता है, देखिए पेटेंट राइट क्या है। जैसे मान के चलो तुम कोई ड्रग बनाए, फार्मास्यूटिकल ड्रग, मान के चलो कोई दवाई बनाए, इंडस्ट्री में कोई मशीन बनाई, या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी डिवाइस का लाए। ठीक है, तो अब तुम लाए हो तो उस पर तुम चाहते हो कि भैया ये चीज हमने बनाया है, कोई अगर इस्तेमाल करेगा तो हमसे पूछ के इस्तेमाल करेगा। जैसे तुम देखोगे बाइक सब में हमारा क्या होता है, डिस्क ब्रेक अगर रहता है। ठीक है, या फिर तुम देखोगे कि एयर बैग वगैरह रहता है। ठीक, तो एयर बैग का कॉन्सेप्ट जिसने भी लाया होगा वो कहेगा ना कि भैया हम जो है ये कॉन्सेप्ट लाए थे सेफ्टी पर्पज से, इसका हम हमारे पास क्या होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए। अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो हमसे पूछ के इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो तुम कुछ भी चीज नया बनाते हो, या फिर कोई नया दवाई बनाते हो, ठीक है, उसको कोई अगर बेचना चाहेगा तो वो तुमसे पूछ के बेचेगा। तो तुम कुछ भी नया चीज बनाते हो तो उसका क्या करते हो, अपना एक अधिकार रखते हो मेरे पास कि इसका कोई भी इस्तेमाल करेगा तो हमसे पूछ के करेगा, वो आपका क्या है, पेटेंट राइट है। ठीक है, ये जनरली कितना दिन के लिए होता है, 20 साल के लिए होता है, आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है आईपीआर। आईपीआर हो गया क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी मतलब क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आर मतलब हो गया राइट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हम समझाए थे कि अगर आपके दिमाग की वजह से कुछ ऐसा चीज बनता है जो कि अनोखा है, और आप चाहते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो है वो मेरे पास ही रहे। ठीक है, जैसे कोका कोला, ठीक ना, उसने उसने क्या किया, एक मिक्सचर तैयार कर लिया कि भाई ये स्वाद जो है हम ही दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर किसी ने कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक, तो कुछ भी चीज ऐसा अगर आप बनाते हैं जो आपके माइंड की वजह से बना है, आपके दिमागी उपज से बना है, और आप चाहते हैं कि इसका हमको जो है, इस पे हमको मालिकाना हक होना चाहिए, तो वो आपका किस में आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इसमें क्या क्या आता है, इंटेंजिबल एसेट आता है, इंक्लूडिंग पेटेंट वगैरह आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेड सीक्रेट वगैरह आता है। तो वो सारा चीज इसमें आ जाता है किसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव में, कि बताइए इसमें से क्या क्या चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। तो आपको क्या याद रखना है, इंटेंजिबल एसेट, इंक्लूडिंग पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ये सब आता है। टाइप्स ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसमें कितना तरह का होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक करके। सबसे पहला हमारा होता है पेटेंट। ठीक है, प्रोटेक्ट्स इन्वेंशन। अगर आप कुछ नया इन्वेंशन किए हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है,
कौन करता है? पेटेंट करता है। दूसरा हमारा आता है ट्रेडमार्क, प्रोटेक्ट्स ब्रांड आइडेंटिटी। अगर आपका कोई ब्रांड है, उसका कुछ खास पहचान है, तो उसका आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है कौन? ट्रेडमार्क। ठीक है। तीसरा आता है कॉपीराइट, प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव वर्क। अगर आप कुछ क्रिएटिव चीज लिखते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज तैयार करते हैं, जैसे म्यूजिक वगैरह तैयार करके, तो उसका कॉपीराइट चला जाता, उसके लिए कॉपीराइट होता है। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट मतलब कोई भी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो सब हमारा किस में आ जाएगा? ट्रेड सीक्रेट में आ जाएगा। तो ये सब चीज हमारा क्या है? आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। बात समझ में आ रही है? तो ये देख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, रिपीट कर सकता है। एक्सप्लेन अबाउट डिस्प्यूट्स ऑफ रिजोल्यूशन बोर्ड। ठीक है, डिस्प्यूट्स ऑफ रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट मतलब विवाद, ठीक है, रिजोल्यूशन मतलब विवाद को खत्म करना है। विवाद को खत्म करने के लिए बोर्ड मतलब जिसमें कि 4-5 लोग बैठेंगे, ठीक ना। तो विवाद को खत्म करने के लिए जो टीम बैठेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्प्यूट्स ऑफ रिजोल्यूशन बोर्ड। ए डिस्प्यूट ऑफ रिजोल्यूशन बोर्ड इज ए पैनल ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। ठीक है, न्यूट्रल एक्सपर्ट करने का मतलब जो है, जैसे कि मान के चलो दो लोगों के बीच विवाद हो गया, या दो कंपनी ए और बी के बीच में विवाद हो गया, तो इसमें विवाद को खत्म करने के लिए जो हमारा बैठेगा कौन? डीआरबी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड। इस दो के बीच में विवाद खत्म करने के लिए जो डीआरबी बैठेगा, वो न्यूट्रल आदमी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ना ही ए के पक्ष में होना चाहिए, ना बी के पक्ष में होना चाहिए। ठीक। और ये हमारा क्या करेगा? जो भी तरह का मसला होता है, उसको रिजॉल्व करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? दो पार्टी के बीच में अगर किसी भी तरह का विवाद होता है, तो उस विवाद को खत्म करने के लिए कौन काम करता है? डीआरबी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड, डीआरबी का फंक्शन क्या क्या है, आइए अब लोग वो समझते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट्स, डीआरबीज प्रोवाइड गाइडेंस टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स बिफोर दे एस्केलेट। ठीक है, डीआरबी क्या करता है? गाइडेंस देता है ताकि प्रिवेंट कर सके क्या? डिस्प्यूट्स को बिफोर दे एस्केलेट, कि वो बहुत बड़ा हो जाए उससे पहले जो है उसको खत्म कर देना चाहिए डिस्प्यूट को। दूसरा क्या है? न्यूट्रल मेडिटेशन, न्यूट्रल मेडिएशन। दूसरा हमारा जो है न्यूट्रल मीडिएशन, ये क्या कहता है? दे एक्ट एज ए न्यूट्रल थर्ड पार्टीज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। मतलब दो पार्टी के बीच में जो है एक थर्ड पार्टी के रूप में काम करता है, और वो जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ठीक। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? रिव्यूज एंड एडवाइजरी रोल। ठीक है, वो उसका काम क्या है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले समझता है, ठीक ना, और उसके बाद जो है वो अपना जो है बताता है कि इसमें ये करना चाहिए, अपना एक सजेशन देता है। ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता है? प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को रिव्यू करता है। ठीक ना, रिव्यू करता है मतलब उस चीज को पहले समझता है कि किस बात को लेकर के लड़ाई चल रहा है, क्या विवाद है, उसको समझता है। उसके बाद जो है उस पे वो अपना एडवाइस देता है, मतलब अपना एक राय रखता है। ठीक। चलिए आगे हमारा क्या है? बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग डिसीजन। बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग डिसीजन इसमें आता है। ठीक है, कि हमारा जो भी एग्रीमेंट हुआ था, मान के चलो कि कहते हो ना कि भैया हमने इसने वादा किया था कि आपको बिल्डिंग जो है, कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार आपको बिल्डिंग जो है साल भर के अंदर बना के देगा। अब जो है 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। ठीक, तो वो तुम्हारा एग्रीमेंट वगैरह को भी पढ़ता है। ठीक है, और बताता है कि अच्छा एग्रीमेंट में अब ये किसी कारण से इसका टाइम लैप्स हो गया, तो अब क्या क्या ऑप्शन है, या कितना जुर्माना ये आपको देगा, हर्जाना क्या देगा, वो सारा चीज वो लोग तय करता है यहाँ पे। एडवांटेजेस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड, कह रहा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदा है। सबसे पहला क्या? फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई विवाद होगा तो वो तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है, नहीं तो विवाद अगर चलते रहा तब तो भाई दोनों पार्टी का नुकसान है। रेड्यूस लिटिगेशन कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अगर दो पार्टी ए और बी के बीच में विवाद हो गया, अगर डीआरबी इस विवाद को खत्म कर देता है, अगर डीआरबी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड इस विवाद को खत्म कर देता है तो ठीक है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है? आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट गए तो कोर्ट में जाने के बाद आपको मालूम है तारीख पे तारीख और खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या करता है? रिड्यूस लिटिगेशन कॉस्ट। तीसरा क्या है? हेल्प मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट। कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करता है। इंश्योर्स स्मूथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, स्मूथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इंश्योर करता है। ठीक है, DRBs आर कॉमनली यूज्ड इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मान के चलो कि तुम बड़ा बड़ा कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो, जैसे हाईवे, ब्रिज, पावर प्लांट, ये सब अगर तुम बना रहे हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वहां पे हमारा डीआरबी जो एकदम कॉमनली इस्तेमाल होता ही होता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड होगा ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जब दो बड़ा पार्टी के बीच में होगा, कोई बड़ा काम चल रहा है, तो वहां पे डीआरबी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड होगा ही होगा।
अगला अगला सवाल क्या कहता है, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एक्सप्लेन द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन इंडिया। लेबर रोल्स भी बताना है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसके लिए क्या क्या जो है हमारे यहाँ नियम कानून है, ठीक है। वो सब चीज आपको क्या करना है, बताना है, ठीक ना। और लेबर रोल्स भी बताना है, ROLLS रोल्स लिखा हुआ देखिएगा, सबका फेर ना हो जाए। इंडिया में जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर को सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो भी हमारा काम करने वाला मजदूर है उसको सुरक्षा देने के लिए बहुत सारा नियम कानून बनाया गया है, ताकि उसको जो है एक सेफ वर्किंग कंडीशन मिल सके, एक उचित उसको जो है मजदूरी मिल सके, सोशल सिक्योरिटी वगैरह मिल सके। बात समझ में आ रही है। तो की रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन इंडिया, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो की रूल्स है उस पे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या नियम है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 में आया था। ये हमारा क्या कहता है, रेगुलेट्स एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड सेफ्टी मेजर्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। कंस्ट्रक्शन वर्कर को सेफ्टी मेजर वगैरह देता है और वो कैसे कैसे काम करेगा उसके बारे में नियम कानून तय करता है। दूसरा हमारा क्या, मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स फॉर वेलफेयर बेनिफिट। आप कोई भी मजदूर है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ताकि आपको जो है वेलफेयर बेनिफिट्स मिल सके, आपको जो है अलग अलग सुविधाओं का लाभ मिल सके। तीसरा क्या है, इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजंस एट वर्क साइट। काम करने का जो जगह है जहाँ पे आप काम करने जाते हैं वहां पे आपका जो है हेल्थ सुरक्षित रहे, ठीक है। अगर धूल वगैरह हो रहा है तो मास्क पहनाया जाए, ठीक है। और सेफ्टी वगैरह का भी ध्यान रखा जाए, जैसे काम करते समय आपको जो है एक प्रॉपर शूज होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। तो ये सब चीज जो है सेफ्टी और हेल्थ का जो है इस पे ध्यान दिया जाए। दूसरा हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एम्बिशन एक्ट 1970। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और एम्बिशन एक्ट 1970 के बारे में आपको बताना है। इसमें हमारा क्या आता है, एक मिनट जरा से सब मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से। ये हमारा क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 रेगुलेट्स वर्किंग कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स इन कंस्ट्रक्शन। हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पे वर्किंग कंडीशन पे ये बात करता है। कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है इसमें जो है वर्किंग कंडीशन पे बात करता है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इंश्योर्स फेयर वेजेस एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। उसको एक उचित उचित मजदूरी मिलना चाहिए, उचित दिहाड़ी मिलना चाहिए। और प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, मजदूर है तो उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो वो सब चीज नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। आप देखिएगा क्या क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए रूल्स आ चुका है। सबसे पहले एक रूल आया 1996 में, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन आया 1970 में, ये भी आप याद रखिएगा। मिनिमम वेज एक्ट आया 1948 में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मिनिमम वेज एक्ट क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए, ठीक है। वो गवर्नमेंट तय करता है। अब जैसे कि मान के तुमको हो गया कि ठीक है मजदूर को हम जो है एक दिन का 100 रुपया देंगे, तो ऐसे तय नहीं होता भाई। अभी के समय में महंगाई बहुत है, एक दिन में मजदूर को 400 से 500 मिलना ही चाहिए। तो ये कितना मिलना चाहिए एक दिन में, ये कौन तय करता है, सरकार तय करता है एरिया वाइज, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, 1948 में जो है फैक्ट्रीज एक्ट आया था, ठीक, कि हमारा जो भी फैक्ट्री में काम करेगा उसके लिए क्या क्या नियम कानून रहेगा। तो फैक्ट्री हेल्थ में हमारा सबसे पहले क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेलफेयर मेजर्स चाहिए वर्कर्स के साथ, या फिर अगर किसी भी तरह का हजार्डस या कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है तो उसके लिए सेफ्टी, हेल्थ, ये सब चीज का ध्यान रखा जाता है। एक और हमारा आया था इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ आया था, इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आया था। और एक आया था इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई आया था, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जब आदमी रिटायर करेगा तो उसको पेंशन मिलना चाहिए, उसका इंश्योरेंस का देख रेख करना चाहिए, मेडिकल केयर वगैरह मिलना चाहिए, खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर को। तो ये सब चीज जो है कुछ नियम जो है हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए आया था। एक 1996 में आया था, एक 1970 में आया, एक 1948 में आया। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया, ईपीएफ, ईएसआई ये सब भी आया। तो ये सब हमारे लिए क्या है, कुछ नियम कानून है, ठीक है। ये सब अच्छे से जानना जरूरी है क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज न कल आप जॉब कीजिएगा तो आपको भी जानकारी होना चाहिए। लेबर रोल्स इन कंस्ट्रक्शन, अब सवाल ये उठता है कि सर लेबर रोल्स होता क्या है। तो लेबर रोल्स कहने का मतलब हो गया वर्कर का रिकॉर्ड, ठीक है।
लेबर रोल्स करने का मतलब क्या हो गया, वर्कर का रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमारा कितना एम्प्लॉय है, उसका सैलरी क्या बनता है, कितने लोग काम करते हैं, क्या सैलरी है, सब उसका हिसाब किताब रखते हैं, उसका बायोडाटा लेते हैं ना कि भाई तुम कहाँ से आए हो, किस गांव से, किस शहर से आए हो, वो सब चीज जो है इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, चलिए। लेबर रोल्स रेफर्स टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एम्प्लॉयर्स टू डॉक्यूमेंट द डिटेल्स ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो भी मजदूर, ये जो भी टेक्नीशियन काम करेगा, उसका एक रिकॉर्ड तय किया जाता है कि वो कहाँ से आया है, ठीक है, उसको कितना पैसा मिल रहा है, कितना दिन काम कर रहा है, कितना दिन छुट्टी ले रहा है, वो सारा चीज उसमें तय किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ठीक, इसमें क्या क्या रहता है, नेम, एज, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ वर्कर रहेगा, क्या नाम है, उम्र क्या है, उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसका जॉब रोल क्या है, उसको किस काम के लिए रखा गया और कितना दिन तक वो काम किया है, या फिर कितना दिन के लिए उसको रखा गया, वेज डिटेल्स, मतलब उसको रोज कितना पैसा मिलता है और कब कब पैसा लिया, कब कब नहीं लिया, वो सारा रिकॉर्ड रहेगा। सेफ्टी ट्रेनिंग उसका कब हुआ है, उसका मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज देखा जाएगा। Maintaining labor roles helps in ensuring transparency, preventing exploitation and providing social security benefits to worker। क्या कह रहा है कि अगर तुम लेबर रोल्स तैयार करते हो, मतलब लेबर का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते हो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो भी काम हो उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा। भैया हम जो है कुछ भी छुपा उपा के काम नहीं किए, जो हुआ है सब सामने हुआ है। ठीक है, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा लेबर का। ठीक ना, उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, आज हम काम किए हैं तो कल को हमको पैसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं मेरा कोई पैसा लेके भाग जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। ठीक है, सवाल ये होता है कि इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। ठीक, तो इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या हो गया, जब आप किसी और का पेटेंट या कॉपीराइट को वायलेट करते हैं। ठीक है, मतलब उसका आइडिया चुरा लेते हैं। ठीक, उसका जो है आप आइडिया चुरा लिया, अब कह रहे हैं कि ये मेरा बनाया हुआ है। ठीक ना, आप किसी और का आइडिया चुरा लिए, उसका कॉपीराइट, ये पेटेंट का जो भी नियम था उसको आप वायलेट, ये क्या कहते हैं, वायलेट करते हैं, मतलब उसका नहीं मानते, तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। ठीक है, आप यूट्यूब सब में सुनते होंगे इन्फ्रिंजमेंट इशू हो गया, मतलब किसी और का वीडियो आप काट खोट के तो नहीं अपलोड कर रहे हैं। चलिए, तो इन्फ्रिंजमेंट रेफर्स टू द अनऑथराइज यूज, रिप्रोडक्शन और वायलेशन ऑफ समवंस लीगल राइट। किसी का लीगल राइट को आप वायलेट कर रहे हो, उसको फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, वो भी कैसे, अनऑथराइज्ड तरीके से। ये इन्फ्रिंजमेंट वगैरह कहाँ देखने को मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट में, पेटेंट वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट का क्या क्या टाइप है, बात समझ में आ रही है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इसमें हमारा क्या है, अनऑथराइज्ड कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मॉडिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव वर्क्स लाइक बुक्स, फिल्म्स, म्यूजिक एंड सॉफ्टवेयर। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई किताब है, फिल्म है, म्यूजिक है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसमें आप कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कीजिए। ठीक है ना, या फिर उसको किसी और तरीके से बेच दिए, कुछ और इस्तेमाल कर लिए, तो वो सब इसमें आ जाता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आता है। दूसरी, जैसे कि डाउनलोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ए मूवी विदाउट ए लाइसेंस। मान के चलो तुम किसी का मूवी डाउनलोड करके उसको इधर उधर फैला दिए बिना उसका लाइसेंस लिए हुए। बात समझ में आ गई? चलिए, दूसरा क्या है, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मतलब यूजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ए पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट द पेटेंट होल्डर्स कंसेंट। मतलब किसी ने कुछ नया खोज किया है, बिना उसके सहमति के तुम उसका खोज को इस्तेमाल कर रहे हो या किसी और को बेच रहे हो, उससे कुछ बना रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। जैसे कि एक कंपनी प्रोड्यूसिंग ए ड्रग, कंपनी कोई जो है दवाई बनाता है, उसका सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करके कोई दूसरा दवाई बन गया। ठीक है, तो फिर वो आपका क्या आ जाएगा, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा एक तरह से। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क हमारा क्या होता है, किसी भी चीज का लोगो, सिंबल या ब्रांड नेम जो है, ठीक है, उससे मिलता जुलता तुम कुछ और बना दिए। ठीक ना, जैसे मान के चलो हमारा एक ब्रांड है एडिडास। ठीक है, इसको जो है कोई मिलता जुलता बना दिया, एबी दास। ठीक, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ब्रांड का जो है डुप्लीकेट बना दिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, किसी का उसका ब्रांड का नेम था, आप जो है उसको तोड़ मरोड़ के अपना ब्रांड बता रहे हैं। ठीक ना, चलिए आगे हमारा क्या है, इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, ए लोकल ब्रांड यूजिंग ए नेम सिमिलर टू नाइक विथ ए सिमिलर लोगो। अगर कोई जो है नाइक से मिलता जुलता लोगो बना दिया, उसी का नाम इस्तेमाल करके बेच रहा है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा खास करके बैग वगैरह में बहुत होता है, स्काई बैग कंपनी का नाम है,
ठीक है, कोई इसमें लिख देगा वाई के पहले ए जोड़ देगा, कहेगा ये मेरा ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उल्टा सीधा हरकत करते रहता है, आप देखते ही होंगे। तो ये सब हमारा क्या है, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट है। अगर कंपनी उस पर केस करेगा तो फिर उसको हर्जाना देना पड़ता है, उसको जेल वगैरह भी हो सकता है। डिजाइन इंफ्रिंजमेंट, डिजाइन इंफ्रिंजमेंट में क्या होता है, कॉपिंग ए रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन विदाउट ऑथराइजेशन। कोई इंडस्ट्री का डिजाइन जो है अगर आप कॉपी कर लेते हैं बिना उससे परमिशन लिए, तो वो इसमें किस में आ जाएगा, डिजाइन इंफ्रिंजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर विद ए पेटेंटेड डिजाइन, मान के चलो कोई खास तरह का फर्नीचर बनाता है कोई, जैसे अभी के समय में तुम देखोगे ना फोल्डेबल बेड का जमाना आ चुका है। ठीक है, तो कोई खास तरह का फोल्डेबल सोफा और पलंग बना दिया है। ठीक, और उसको तुम क्या कर रहे हो, कॉपी करके इस्तेमाल कर लिए उसका डिजाइन को, तो फिर वो हमारा किस में आ जाएगा, डिजाइन इंफ्रिंजमेंट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीज हमारा हो जाएगा किसमें, इंफ्रिंजमेंट का मतलब हो गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा, लीगल कंसिक्वेंसेज ऑफ इंफ्रिंजमेंट, इंफ्रिंजमेंट का लीगल कंसिक्वेंसेज क्या हो सकता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ डैमेजेस और कंपेंसेशन टू द ओनर, आपका जो भी डैमेज हुआ है, ठीक है, या फिर जो भी कंपनसेशन है वो ऑनर को देना पड़ेगा। सॉरी, जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए आपको कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, इंजंक्शंस टू स्टॉप फर्दर अनऑथराइज्ड यूज, मतलब कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि आप जो है अब आगे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीरियस केस में आपके ऊपर क्रिमिनल पेनल्टी वगैरह भी लग सकता है, आपको जेल वगैरह भी जाना पड़ सकता है। इन्फ्रिंजमेंट लॉज प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इन्फ्रिंजमेंट लॉ क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है। इनकरेज इनोवेशन, नया इनोवेशन को इनकरेज करता है। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज, ठीक है, कोई गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएगा। लास्ट हमारा क्या है, एक्सप्लेन कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का आप मतलब कह सकते हैं, जब वर्कर का एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप बना के अपनी सैलरी वर्किंग कंडीशन के लिए अपने बॉस से बात करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि मजदूर सब जो है अपना यूनियन बना लेता है। ठीक है, मजदूर का यूनियन, और यूनियन के थ्रू क्या करता है, कंपनी के मालिक के सामने बात रखता है कि हम लोग जो है मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाया जाए, हम लोग का जो है भत्ता मतलब सैलरी बढ़ाया जाए, वेजेस बढ़ाया जाए। ठीक है, और भी जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ जब मिल के लोग बात रखता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में हमारा क्या आ जाएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब बैठ के बातचीत करने का एक प्रोसेस है, जिसमें किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, मतलब जो काम करने वाला है और जो मालिक है उसके बीच में बैठ के बातचीत करने का एक तरीका है। और देयर रिप्रेजेंटेटिव, या फिर मालिक नहीं बात करता है तो मालिक की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, मजदूर नहीं बात करता है तो मजदूर का जो यूनियन है, यूनियन लीडर, तो वो सबके बीच में बातचीत किया जाता है, किस मकसद से। ठीक है, वेजेस मतलब उसका जो पर डे का इनकम है, दिहाड़ी मजदूरी जो भी है, वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वगैरह वगैरह के लिए जो बात किया जाता है, और उसके बीच में जो भी म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट वगैरह होता है दोनों पार्टी के बीच में, वो आपका किस में आ जाएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसका फीचर्स का अगर बात किया जाए, कलेक्टिव बार्गेनिंग का फीचर्स का, तो सबसे पहला हमारा जो है नेगोशिएशन प्रोसेस होता है। नेगोशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, डिस्कशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। एम्प्लॉयर्स मतलब जो मालिक की तरफ से कोई एक आएगा बात करने के लिए, वर्कर की तरफ से कोई आएगा, उसके बीच में जो है आपस में नेगोशिएशन चलेगा, लोग मिलके बात करेंगे, वो अपना बात रखेगा, ये अपना बात रखेगा। लीगल और फॉर्मल एग्रीमेंट वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। जैसे कि मान के चलो कि ऐसा थोड़ी कि अगर तुम मजदूर लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो है 500 से बढ़ के पर डे सैलरी 500 से बढ़ के मेरा जो है 700 कर दिया जाए, अब अचानक 500 से 700 थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तुम्हारा जो है दोनों पार्टी में बातचीत किया जाएगा, और बोला जाएगा नहीं 500 से जो है 600 हमारा सही रहेगा, 700 नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या एक तरह का म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट होने के बाद आपका क्या किया जाएगा, उसका एक पेपर वर्क भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कवर्स वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, मेनली इसमें जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या आता है कि वेजेस की हमको कितना सैलरी मिलना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए घटना चाहिए जो भी है, या फिर दिवाली है तो उसमें कुछ मिलना चाहिए। जॉब का सिक्योरिटी आता है, सेफ्टी वगैरह आता है, और क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, कुछ भी तरह का कुछ भी होता है तो वो सब चीज में आना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग का टाइप्स देखिए।
डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या है? सबसे पहले तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग का टाइप देख रहे हैं, तो इसमें एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग किस पे काम करता है? फोकसेस ऑन वेज इंक्रीज एंड बेनिफिट्स, कि आपका जो है पर डे का सैलरी या फिर जो मंथली सैलरी है वो इंक्रीज करेगा और उसका बेनिफिट वगैरह बारे में बात करता है कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। दूसरा हमारा आता है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, एम्स एट म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग सच एज इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो उसके बीच में कंपनी का मजदूर और कंपनी का मालिक आपस में बात करता है। ठीक है, कि हमारा जो है कैसे कैसे हम लोग मिलकर जो है प्रोडक्ट का क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारा होता है कॉन्सेशन बार्गेनिंग। कॉन्सेशन बार्गेनिंग में क्या करता है? एम्प्लॉयज एग्री टू वेज कट्स और रिड्यूस बेनिफिट्स टू सेव जॉब्स। ठीक है, इसमें क्या करता है, अगर मान के चलो मजदूर लोग क्या करेगा, भाई आप हमारा जो है सर कुछ पैसा काट लीजिए लेकिन हमारा जॉब नहीं खत्म कीजिए, तो वो हमारा क्या हो गया? कंसेशन बार्गेनिंग हो गया। लास्ट हमारा क्या है? कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग में क्या होता है? कवर ब्रोडर इश्यूज लाइक वर्क सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, कि हाँ सर नया मशीन आया कंपनी में, अब इसका ट्रेनिंग मिलना चाहिए ताकि लोग इसको इस्तेमाल करना सीख सके, तो वो सब चीज जो है इसमें आ जाता है, कंपोजिट बार्गेनिंग में आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे तो पार्ट वन देखिए, बाकी का हमारा वीडियो देखिए। किसी भी तरह का कुछ इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर अदर सोर्स से आप मेरे तक बात पहुंचाइए, हम उसमें सुधार करेंगे। कुछ डाउट वगैरह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। थैंक यू एवरीवन।